हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेड एंड फो क्लास 8 के साइंस के सेकंड चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है और ये लास्ट और कंक्लूडिंग वीडियो है, लास्ट वीडियो है। इसके पहले आप लोगों ने दो वीडियो में देखा होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जनरल फीचर्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, वे कहाँ रहते हैं और उनमें क्या खास बात है, इन चीज़ों को हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, इस पर काफ़ी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। और आज के इस थर्ड वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल टू अस एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, हाउ टू चेक देम, how to minimize its effect, its negative effects, its harmful effects। आज हम लोग इस थर्ड वीडियो में इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हुए इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला है नुकसान हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्या क्या है। तो पहला नुकसान तो है कि वे दे काउज डिजीजेस इन ह्यूमन, हमारे अंदर तरह तरह की बीमारी वे काउज करते हैं। अब जब डिजीज की बात आती है तो अब हम थोड़ा सा डिजीज के बारे में जानेंगे कि ये डिजीज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे फैलते हैं। नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजीज कोई भी हो, ये दो प्रकार का होता है। गौर करेंगे, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक किसी इंसान कि किडनी खराब हो गई है। क्यों खराब हुई होगी? उसके किडनी ने काम करना कम कर दिया और धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। काम बंद क्यों किया? तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो जस्ट लाइक मशीन्स के पार्ट्स हैं। कभी कभी होते हैं और कभी कभी किसी किसी पार्ट्स में खराबी आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। उसकी वजह से हमारा किडनी काम करना बंद कर दिया। एक बीमारी हुई जिसे हम लोग कहते हैं किडनी फेल्योर। कंडीशन हुआ, एक स्टेट हुआ जिसे हम लोग कहते हैं किडनी फेल्योर। ये एक बीमारी हुई। दूसरी बीमारी को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, किसी को टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, एक बैक्टीरिया आपके फेफड़े तक पहुंच जाता है और आपके फेफड़े के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, उसे खाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपका फेफड़ा डैमेज होने लगता है और खांसी होती है, ब्लीडिंग होता है। इस प्रकार से दो बीमारी हुई। अब दोनों बीमारी के नेचर में फर्क हम लोग पहले महसूस करेंगे आगे बढ़ने के पहले। पहली बीमारी किडनी फेल्योर जो हुई वो मेल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन का केस है। कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, थक गया, कुछ खराबी आ गई, जो भी रीजन है। दूसरा केस हुआ हमारा लंग्स ठीक ही काम कर रहा था, उसमें किसी प्रकार की मेल फंक्शनिंग नहीं हुई है, उस पर अटैक कर दिया किसी माइक्रोब ने, बैक्टीरिया ने। एक बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस। हमारा लंग्स ठीक काम कर रहा था लेकिन उस पर अटैक हुआ एक बैक्टीरिया का और उसने लंग्स को डैमेज करना शुरू कर दिया। दोनों दो केस है। ये मेल फंक्शनिंग का केस नहीं है, काम तो लंग्स ठीक ही कर रहा था लेकिन अब लीवर को डैमेज करना शुरू कर दिया किसी बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, किसी बाहरी ऑर्गेनिज्म ने। तो दोनों बीमारी में फर्क क्या हुआ? किडनी फेल्योर में किसी बाहरी माइक्रोब का कोई रोल नहीं था, किसी बैक्टीरिया, फंजाई, किसी प्रोटोजोआ या किसी वायरस का कोई रोल नहीं था। वो ऑर्गन था जो काम करना बंद कर दिया किसी भी रीजन से। कोई फिजियोलॉजिकल दिक्कत भी हो सकती है जिसकी वजह से उसने बंद कर दिया होगा काम करना, जबकि ट्यूबरक्लोसिस के साथ ऐसी बात नहीं है। वहां पर एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ, कुछ माइक्रोब्स चले गए अंदर और उसने हमारे ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दिया।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन दोनों बीमारियों का एग्जाम्पल लेते हुए, क्या ये ट्रांसमिट हो सकते हैं एक से दूसरे में? जैसे किडनी फेल्योर है, अगर मेरी किडनी खराब हो गई है तो क्या हमारे बगल में बैठा हुआ आदमी, हमारे बगल में सोया हुआ आदमी, उसकी भी किडनी खराब हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को टीबी है तो उसके कांटेक्ट में लगातार रहने वाले इंसान को भी टीबी हो सकता है। जैसे ही वो छींकेगा, खांसेगा, तो कुछ जो ये फेफड़े में भर गया है बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस वाला, वो बाहर निकलेगा इनहेलेशन के बाद, एक्सहेलेशन के बाद, और वो हवा में फैलेगा, आसपास के हवा में, उसका जो एक रेंज है, और उस रेंज में कोई इंसान अगर सांस ले लिया उसी वक्त तो वो उसके भी फेफड़े में चला जाएगा। यानी पहला वाला जो बीमारी है किडनी फेल्योर, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल, बट द सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल। द डिजीज दो प्रकार का हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो मेल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स के चलते हुआ, उसमें तो माइक्रोब का कोई रोल नहीं था। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, इसमें माइक्रोब का रोल है, माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यहां पर चूंकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोब से होने वाले जो डिजीजेस हैं, दे आर कम्युनिकेबल, दे कम्युनिकेट from one person, from an infected person to a healthy one through so many ways, through so many methods. एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे वो दूसरे में वो ट्रांसमिट हो सकता है अलग अलग विधि से। कैसे हो सकता है? हमने छींक दिया, खांस दिया, हवा से हो सकता है। वो हवा में बैक्टीरिया फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, और उस एरिया में किसी ने इनहेल कर लिया उस एयर को, तो उसके बॉडी के अंदर भी चला गया। तो यानी कि यहाँ कम्युनिकेट कैसे किया, ये ट्रांसमिट कैसे हुआ ये डिजीज? थ्रू एयर, थ्रू एयर। वाटर के थ्रू भी हो सकता है। पानी गंदा है, आप जानते हैं वाटर सोर्सेस गंदे हैं, वाटर सोर्सेस में कई प्रकार के माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं। वहाँ पर माइक्रोब्स कैसे आए ये आप भी जानते हैं, क्योंकि वाटर सोर्सेस गंदे होते जा रहे हैं, उसमें आप जानवर को नहला रहे हैं, उसमें आप कपड़ा साफ कर रहे हैं, उसमें आप डेफिकेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शौच, खुले में शौच, मल मूत्र उसमें त्याग रहे हैं। तो वाटर सोर्सेस आर कंटामिनेटेड बाय डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, और उसी के द्वारा तो उसमें माइक्रोब चला गया। उस पानी को जब भी कोई पिएगा तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। और अब धीरे धीरे हमारे ग्राउंड वाटर में भी कुछ न कुछ इन्फेक्शन आता जा रहा है, कुछ न कुछ कंटामिनेशन आता जा रहा है, माइक्रोब्स वहाँ भी प्रवेश कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तरह तरह से। यानी कि ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकते हैं एयर से भी, वाटर से। फूड, भोजन गंदा है, खराब है, बासी है, उस पर माइक्रोब ग्रो कर गया है, उसको हमने खा लिया, भोजन के द्वारा चला गया। तीसरा, चौथा, बाय फिजिकल कांटेक्ट। बहुत सारे डिजीज होते हैं जब किसी के साथ आप सट करके रहते हैं तो फिजिकल कांटेक्ट से भी हो जाता है। बहुत सारे डिजीज जैसे स्पेशली फंगस से होने वाला जो स्किन डिजीज है वो फिजिकल कांटेक्ट से होता है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे, जैसे HIV का इन्फेक्शन फिजिकल कांटेक्ट से होता है। ये चौथा तरीका है। और पांचवा तरीका, एजेंट होते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में उस डिजीज को ले जाते हैं। कैसे? आपको मलेरिया हो गया है, मलेरिया एक खास प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर है और काफी डेंजरस है। ये हमारे लीवर को डैमेज करता है। ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है। ब्लड स्ट्रीम में क्यों घूमता है तो थोड़ा सा हम लोग इसे समझ लेते हैं। जब लीवर पूरी तरह से आपका डैमेज होने लगा, जिसे हम लोग
जिससे जारा बुखार उससे जो टॉक्सिन निकलता है, उस बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन निकलता है उसकी वजह से जाड़ा बुखार आने लगता है। तो लीवर जब पूरा डैमेज होने लगता है तो बैक्टीरिया नहीं, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, तो लीवर जब पूरी तरह से डैमेज होने लगता है तो उस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को ऐसा लगता है कि ये इंसान तो अब मर जाएगा। इसका लीवर जब डैमेज हो रहा है, इसका लीवर तो हम डैमेज करने में लगे हुए हैं, तो आखिर ये 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ये आदमी मर भी सकता है। तो मर जाएगा तो इसे जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, तो फिर हम भी उसके साथ मर जाएंगे। तो वो प्लाज्मोडियम बड़ा होशियार होता है और दूरदर्शी भी होता है। वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और वो जानता है कि ब्लड स्ट्रीम में रहेंगे तो मच्छर वगैरह आएगा, काटेगा इंसान को, शक करेगा, तो ब्लड के साथ हम भी मच्छर के बॉडी में चले जाएंगे। वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया। कोई मच्छर एनोफ्लिस, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, शक किया आपको, ब्लड लिया, ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम को भी ले लिया उसने, और वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में जमा रहता है, वहीं जाकर के वो शेल्टर पाता है, सेकेंडरी होस्ट है, और मच्छर को कोई नुकसान नहीं उससे पहुंचता है, मच्छर को पता भी नहीं चलता है। और जब वही फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो जिसके सैलिवरी ग्लैंड में अब आ चुका है प्लाज्मोडियम, जब किसी हेल्दी इंसान को काटेगा तो पहले लार गिराता है थोड़ा सा, ताकि उसका प्रोबोसिस जाम ना हो जाए वहां पर। ब्लड क्लॉट करेगा एयर के कांटेक्ट में आने से, तो उसका प्रोबोसिस जाम भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा लार पहले गिराता है, तब वो अपना प्रोबोसिस अंदर धसाता है, पेनिट्रेट करता है। लार के बाद जैसे ही वो प्रोबोसिस अंदर डालता है तो लार के साथ साथ 100, 50, 200, 500 की संख्या में जो प्लाज्मोडियम था वो भी अंदर चला गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, और फिर वो पहुंच जाता है लीवर में। फ्रेश बॉडी अब उसको मिल गया, अब आराम से अभी जो है उस लीवर को खाएगा, पिएगा और मल्टीप्लाई करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा। फिर वो लीवर डैमेज ज़्यादा हो जाएगा, आदमी के मरने की स्थिति हो जाएगी, तो वहाँ से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में आएगा और कोशिश करेगा हम इसके बॉडी से निकलें। फिर अब दूसरे, ये कैरी कर रहा है डिजीज को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैरी कर रहा है। कौन कैरी कर रहा है? ये एक एजेंट है जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। यहाँ पर मच्छर एक एजेंट का काम कर रहा है, हालांकि बेचारे मच्छर को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो इतनी बदनामी वाला काम कर रहा है, उस मच्छर को नहीं है पता, लेकिन अनजाने में ही सही वो एक कैरियर बन चुका है, बीमारी को ढो रहा है एक आदमी से, एक इंसान से दूसरे में। सच टाइप ऑफ एजेंट्स आर कॉल्ड कैरियर्स। मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे पिग, ये कैरियर होते हैं, ये कैरियर होते हैं, बीमारी को ढोते हैं, बीमारी काउज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरे, एक इंसान से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक पहुंचाते हैं। दीज आर कैरियर्स। इसमें भी वैसा कैरियर जो किसी खास बीमारी, किसी खास माइक्रोब के लिए रिजर्व है, दूसरा कोई माइक्रोब को कैरी नहीं करेगा, किसी खास माइक्रोब को वो कैरी करेगा, उसको हम लोग कैरियर या उसको हम लोग स्पेशली वेक्टर कहते हैं, एक स्पेशल नाम दे देते हैं, वेक्टर। तो कम्युनिकेबल डिजीज माइक्रोब्स से होते हैं। कौन कौन डिजीज होता है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो सब तो बुक में लिस्ट रहता है कि कौन कौन डिजीज होता है। ये कॉलरा है, बैक्टीरिया से होता है, वाटर से फैलता है, ये सब तो आपको लिस्ट है, बुक में भी दिया हुआ है सारा कुछ। हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे सिर्फ, बाकी कंटेंट्स तो हैं बुक में बहुत सारे। हम ये देख रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेस माइक्रोब्स से होते हैं, और ये माइक्रोब्स एक से दूसरे बॉडी में एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट से या एजेंट यानी कि कैरियर या वेक्टर के थ्रू फैलते हैं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आप और समझिए, कोई भी माइक्रोब किस रास्ते से आपके बॉडी में इन करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका टारगेट ऑर्गन क्या है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का टारगेट ऑर्गन आपका फेफड़ा है, आपका लंग्स है, तो भोजन के थ्रू नहीं जाएगा वो,
इसलिए नहीं जाएगा भोजन के थ्रू। तो भोजन के थ्रू जाएगा तब तो पेट में चला जाएगा, आंत में चला जाएगा, लेकिन उसका टारगेट ऑर्गन है लंग्स, इसलिए जब भी जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा जाएगा, श्वास नली के द्वारा जाएगा। उसी तरह से कॉलरा, डिसेंट्री, ये सब काउज करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनके टारगेट ऑर्गन्स आपके स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स हैं। तो वो हवा के द्वारा नहीं फैलेंगे, वो श्वास के द्वारा नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर तो फेफड़े में चले जाएंगे। उनको जाना है आपके स्टोमक एंड इंटेस्टाइन यानी आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाना है। वो जब भी जाएंगे फूड एंड वाटर के थ्रू जाएंगे। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिपेंड करता है उस बीमारी के नेचर पर और साथ ही साथ उसके टारगेट ऑर्गन पर, किस ऑर्गन को डैमेज करना है, कौन उसका पसंदीदा ऑर्गन है जिसके सेल्स को वो खाना चाहता है, डैमेज करना चाहता है, जिससे वो न्यूट्राइंट्स लेना चाहता है। तो इस प्रकार से हम लोग बीमारी हमारे अंदर बहुत प्रकार के काउज करते हैं। ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया से, फंजाई से, अलगी को हमने माइक्रोब्स में रख दिया है क्योंकि वे छोटे होते हैं, लेकिन सिंस दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, they have chlorophyll in their cells, they can do photosynthesis, and so they are autotrophic in nature, and they are almost they have not any harmful effect, they don't harm a human or our crops। वो हमारे हमको या हमारे क्रॉप्स को या हमारे एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाते। तो हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं बस 4 ही, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वायरसेस। वायरस से होने वाली तो बहुत सारी बीमारी है, बहुत डेंजरस सब बीमारी है। अभी तुम लोग वायरस के ही मारे हुए हैं, कोविड। एनीवे, तो हमारे अंदर तो बहुत सारी बीमारी होती है जिसका के आपके बुक में लिस्ट भी दिया हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को अभी चर्चा करनी नहीं है। क्लास में भी काफ़ी किया गया है, ऑनलाइन क्लास में, या ये चार्ट भी दिया हुआ है। ये माइक्रोब सिर्फ हमारे अंदर बीमारी काउज नहीं करते हैं, हमारे एनिमल्स एंड हमारे क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं। उनमें भी कई प्रकार की बीमारी, जैसे एनिमल्स में दिया गया है एंथ्रेक्स, बहुत कॉमन डिजीज है, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरहा कहते हैं। आप अगर मान लीजिए ये किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो इन सारी बीमारियों के बारे में पता कीजिए। घर में किसान परिवार जानवर जरूर पालता है, गाय जरूर पालता है, तो आप पता कीजिए कि ये सारी बीमारियां क्या होती हैं और उसमें जानवर को क्या परेशानी होती है। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, इन सारी। उसी प्रकार हमारे फसलों में भी, जैसे रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारी होती हैं हमारे फसलों में भी, जो माइक्रोब्स से होती है। फंजाई से बहुत सारी बीमारियां होती है हमारे फसलों में भी। तो एक चीज तो हम लोगों ने देख लिया और पहले से भी जानते रहे हैं कि माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस एज दे हार्म आवर क्रॉप्स, दे काउज डिजीजेस इन ह्यूमन एंड आवर कैटल्स एंड पेट्स। ये बहुत कॉमन सी बात है। अब एक अलग से टॉपिक हम लोग देखते हैं और भी उसके एक हार्मफुल इफेक्ट को, फूड पॉइजनिंग। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। जो भोजन फूड था वो अब पॉइजन हो गया, उस पर माइक्रोब ग्रो कर गया। तो यहाँ पर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तीनों वीडियो में हमने चर्चा कर दी कि माइक्रोब्स कहाँ ग्रो करेंगे, जहां उन्हें ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। और ये फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी, जहां उन्हें गर्मी मिलेगी और जहां पानी मिलेगा, 2 चीज जरूरी है। तो ये माइक्रोब्स वहीं ग्रो करते हैं जहां उन्हें वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी मिलती है। अब हमारा कोई भोजन है, वार्मथ गर्मी के समय में कहीं हमने रख दिया, अभी देखिए काफी गर्मी पड़ रही है, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस है अभी। माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए बड़ा अच्छा माहौल है अभी, 40 डिग्री टेम्परेचर, 42 डिग्री, 45 डिग्री, ये टेम्परेचर अभी चलेगा 1 महीने तक। आपने खाना बनाया, किसी प्रकार की सब्जी है, कड़ी है, कुछ भी है, उसे रख दिया, पानी तो उसमें ऑलरेडी है, गर्मी का मौसम है, फ्रिज घर में है नहीं, हमने रख दिया उसे ऐसे ही।
कुछ देर तक तो वो ठीक रहता है जब तक ज्यादा गर्म रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो नॉर्मल वार्मथ के स्टेट में आता है, माइक्रोब्स तो हवा में घूम रहे हैं, वे अच्छे माहौल, फेवरेबल कंडीशन की तलाश में। जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिला, वे ग्रो कर गए उस पर। और इनकी खासियत क्या होती है, इन्हें जैसे ही भोजन मिल जाता है, ये रिप्रोड्यूस भी करने लगते हैं धड़ाधड़। तो कहीं पर 100-50 की संख्या में माइक्रोब ग्रो कर गया, और जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिला, फूड मिला, वो मल्टीप्लाई करने लगे तेजी से। यूनिसेलुलर वाला तो बाइनरी फ्यूजन से बड़ी जल्दी जल्दी, लैक्टोबैसिलस के केस में हमने देखा था दही कितना जल्दी जम जाता है पूरा का पूरा। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और पूरे जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो उस पूरे के पूरे फूड आइटम को डैमेज कर देते हैं। उससे न्यूट्राइंट्स लेने के चक्कर में पॉइजनस बना देते हैं उससे, ये पॉइजन्स निकालते हैं। अब वो फूड हमारे लिए, उसका टेस्ट, उसका कलर, सब कुछ चेंज हो चुका है, उसका ऑर्डर, सब कुछ चेंज हो चुका है। अब वो फूड नहीं रहा, अब वो पॉइजन हो गया है। अगर हमने अनजाने में वैसे फूड को खा लिया, अगर उसके टेस्ट को नहीं पकड़ सके, उसके ऑर्डर को नहीं भाप सके, फूड पॉइजनिंग की एक स्थिति होती है। ये माइक्रोब्स, ये माइक्रोबियल इन्फेक्टेड फूड जो कि पॉइजनड हो चुका है, हमारे बॉडी के अंदर चला गया और सेल्स को डैमेज, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को परेशान करने लगा, वॉमिटिंग होने लगा, लूज मोशन होने लगा, तबीयत खराब हो गई, जिसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। अक्सर बाहर का खाना खाने से ऐसा होता है, जहाँ ढका हुआ भोजन नहीं है, बासी भोजन भी है, उस पर गर्मी का समय है, बरसात का समय है, बरसात में भी मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी होती है, तो भोजन खराब रहता है और हम खा लेते हैं। ऐसा होटल जहाँ बहुत कम ग्राहक आते हैं, सवेरे बना के रख दिया, शाम में आप 3 बजे 4 बजे पहुँचे, वही भोजन दे दिया, फूड पॉइजनिंग का केस हो गया। रेलवे वगैरह में ये केस होता है, आपने ऑर्डर किया भोजन के लिए, रात का बना हुआ बचा हुआ था, दाल मिला दिया उसमें, फूड पॉइजनिंग का केस होता है इस प्रकार से। तो माइक्रोब्स का ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है कि दे स्पॉइल आवर फूड, दे डैमेज आवर फूड, दे काउज फूड पॉइजनिंग। दूसरा, अच्छा तो भोजन हमारा बर्बाद कर रहा है ये माइक्रोब, तो हमें भोजन को बचाना पड़ेगा, फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को बचाना पड़ेगा। कैसे बचाएंगे हम भोजन को खराब होने से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से कैसे बचाएंगे? तो ये एक बात को हम जान रहे हैं कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए, वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी, गर्मी चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए। तो गर्मी और ह्यूमिडिटी का जो एक कंडीशन होगा माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, ऐसा माहौल हम होने न दें, ऐसा कंडीशन हम होने न दें, तो माइक्रोब्स कैसे ग्रो करेगा? जैसे पिछले चैप्टर में भी आपने देखा था, क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर में, कि फसल तैयार आपने कर लिया, तो जो हम गेहूं तैयार किए उसमें मॉइस्चर है, तो फसल के तैयार होने के बाद हम उसे अच्छी तरह से सुखाते हैं धूप में, ताकि उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो वेपोराइज हो जाए। तो मॉइस्चर जब सारे के सारे उड़ जाएंगे, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो माइक्रोब अगर वहां पर उपलब्ध भी है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर नहीं है, वार्मथ है लेकिन मॉइस्चर नहीं है। यानी कि हम किसी भी चीज को अगर ड्राई कर दें, सुखा दें, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, उसकी पॉइजनिंग नहीं होगी। और आप देखते होंगे आपके घरों में भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसे प्रिजर्व करने के लिए उसे ड्राई करके रख दिया जाता है। हम लोग देहात में उसे कहते हैं सुखौता, सुखा के रख दिए। लोग बहुत सारे वेजिटेबल आइटम्स को भी सुखा के रख देते हैं, आम को सुखा के रख देते हैं, कच्चा आम को पानी निकाल दिए, अब मॉइस्चर है ही नहीं है, तो माइक्रोब उसमें ग्रो कैसे करेगा? तो ये बड़ा अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है फ्रीजिंग। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें मॉइस्चर को निकालना संभव नहीं है, वो लिक्विड के फॉर्म में है,
जेल के रूप में है तो हम कैसे उससे मॉइस्चर को निकालेंगे? तो उसका तो वार्मथ नहीं होने दीजिए। अगर मॉइस्चर रहेगा, गर्मी नहीं रहेगी तो ऊपर भी माइक्रोब ग्रो नहीं करेगा। तो क्या उपाय है? फ्रीजिंग, फ्रीज में रख दीजिए, ठंडे माहौल में रख दीजिए जहां की माइक्रोब ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो ड्राइंग, फ्रीजिंग, दो तरीका। इन दोनों के अलावे कुछ ट्रेडिशनल मेथड है जिसका इस्तेमाल सदियों से हमारे घरों में होता रहा है, उसका इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे। जैसे साल्टिंग, साल्टिंग फॉर पिकलिंग, साल्टिंग एंड पिकलिंग। अचार बनाते हैं, नमक डाल देते हैं उसमें, बहुत सारा नमक डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? नमक से क्या फायदा है? यही वो साल्ट है जो उस अचार को खराब नहीं होने देता है। नमक हम लोग काफी मात्रा में डालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या मैकेनिज्म है, क्या रीजन है? बड़ा आसान रीजन है। जैसे ही आप किसी, सपोज आप आम का अचार बना रहे हैं, तो आम का जो कच्चा आम का जो टुकड़ा है उसमें जैसे ही आप साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, तो वहाँ पर एक उसके अंदर जितना भी वाटर था उस आम के निकट, वो सब निकल जाता है। क्योंकि साल्ट जो होता है वाटर एब्जॉर्बर होता है, नमक जो होता है वो पानी को खींचने वाला होता है, कहीं भी एटमॉस्फेयर से भी खींच लेता है। इसलिए बरसात के समय आप देखते होंगे गीला हो जाता है वो। तो आम के अंदर से मॉइस्चर को उसने ले लिया और अब बन क्या गया? एक साल्ट सॉल्यूशन बन गया, नमक का घोल तैयार हो गया उसमें। अब नमक का घोल हो गया, काफी गाढ़ा घोल हो गया। माइक्रोब जैसे ही उस पर अब बैठता है, सपोज कोई बैक्टीरिया आकर के बैठा, क्या होगा? एक्सोस्मोसिस। आप पढ़े होंगे ऑस्मोसिस के बारे में। कोई भी मटेरियल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहता है, यानी कि यहां पर अगर गौर करें, बैक्टीरिया का सिंगल सेल बॉडी है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, जबकि बाहर का माहौल कैसा है? साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें वो बैठा है। ज्यादा गाढ़ा कौन है? प्रोटोप्लाज्म है ज्यादा गाढ़ा या साल्ट सॉल्यूशन है गाढ़ा? साल्ट सॉल्यूशन काफी गाढ़ा है। तो पानी पतला से गाढ़ा की तरफ जाता है, यानी कि बैक्टीरिया के शरीर का पानी निकल करके उस साल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो बैक्टीरिया का क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। बैक्टीरिया के बॉडी का पानी सारा निकल के साल्ट सॉल्यूशन में चला गया। तो बिना पानी के कोई जीव रह सकता है? बैक्टीरिया मर जाता है। उसके बॉडी से सारा पानी निकल करके साल्ट सॉल्यूशन में चल गया, बैक्टीरिया डाइज, मर गया। इसीलिए हमारा भोजन खराब नहीं होता। कोई भी माइक्रोब उसमें जैसे ही बैठेगा, उसके शरीर का सारा पानी निकल करके उस साल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा। क्योंकि पानी का ये नेचर है, वो अपने कोई भी मटेरियल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहता है। पानी का ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोटोप्लाज्म में है, तो इसलिए वहां से निकल करके वो साल्ट सॉल्यूशन में चला गया। इसे हम लोग इस रूप में भी समझते हैं, गाढ़ी वस्तु जो है, गाढ़ा मटेरियल जो है, उसके तरफ पतला मटेरियल से पानी मूव करता है। ठीक ना? ये मैकेनिज्म होता है जिसके चलते साल्टिंग या एडिंग शुगर, जैम्स वगैरह बनाते हैं या स्क्वैशेस बनाते हैं, सॉस वगैरह, तो उसमें शुगर डाल देते हैं। शुगर सॉल्यूशन, यहां साल्ट सॉल्यूशन बना, वहां शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। वहां भी सेम बात होगी, शुगर सॉल्यूशन इतना गाढ़ा होना चाहिए, जैसे ही बैक्टीरिया बैठे डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसके शरीर का। तेल भी हम लोग डाल देते हैं उसमें, मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल को बचाने के लिए तेल भी डाल देते हैं। तेल डालने से क्या होता है? उस मटेरियल और बाहरी एटमॉस्फेयर के बीच एक फिल्म बन जाता है, एक पर्दा बन जाता है, एक लेयर बन जाता है जो उसके कांटेक्ट में उसे आने नहीं देता है। तो माइक्रोब तो वहां जा ही नहीं पाएगा। तेल तो ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि ये हल्का होता है। पुराने जमाने में मीट, मांस, मछली का प्रिजर्वेशन भी होता था बॉइलिंग एंड साल्टिंग मेथड से। नमक तेल लगा करके मांस में रख दिए तो अब वो जल्दी खराब नहीं होगा। अभी तो आपको जरूरत है 1 केजी मीट का, तो लाते हैं मार्केट से। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस एज की जब लोग शिकार करके भोजन करते थे। एक शिकार किसी जानवर का कर लिया, किसी एक जानवर का शिकार कर लिया, क्या संभव है एक ही दिन में खा जाए? पूरे बचा के रखना होता था 2 दिन 4 दिन तक के लिए उसे। तो वहां प्रिजर्वेशन की जरूरत थी।
तो प्रिजर्वेशन किस चीज से होगा, कैसे होगा? सबसे आसान साल्टिंग, बॉइलिंग, ये सारा मेथड। तो ये सारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम चीजों को बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं। ड्राइंग, फ्रीजिंग, साल्टिंग, बाय एडिंग शुगर, बाय एडिंग ऑयल्स, ये सारा मेथड्स। लेकिन कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, भोजन को बचाते हैं, चीज़ों को बचाते हैं खराब होने से। वैसे केमिकल्स भी हम लोग कर देते हैं जो बैक्टीरिया को या और भी तरह के माइक्रोब्स को हम ग्रो नहीं करने देते हैं, वे प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। मार्केट में एक बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव है एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड सॉल्यूशन, जिसे हम लोग सिरका कहते हैं, विनेगर, ये मार्केट में मिलता है। ये भी आप मीट वगैरह में ये भी आप लगा करके रख दीजिए तो जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड पॉइजनिंग से बचाते हैं, भोजन को खराब होने से बचाते हैं और प्रिजर्व करते हैं उसे। अब फूड प्रिजर्वेशन की जब बात आती है तो एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस ये बताना जरूरी है जिसे हम लोग कहते हैं पैस्चराइजेशन। आप देखते होंगे आपके घर में दूध आता है तो आपकी माँ क्या करती हैं, सबसे पहले सारा काम छोड़ के उस दूध को बॉयल करती हैं। क्यों इतना जरूरी है दूध को बॉयल करना? घर बाजार से सब्जी आता है तो हम तो तुरंत बनाने नहीं लगते हैं, उसे रख देते हैं, कल भी बना सकते हैं, परसों भी बना सकते हैं, लेकिन दूध को तुरंत बॉयल करना पड़ता है। एक्चुअली मिल्क हैज अ नंबर ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स दैट कैन डैमेज इट। दूध में बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं और वो हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, वो दूध को डैमेज कर सकते हैं, हमारे लिए भी हार्मफुल है। फिर हम उस दूध को नहीं, वो फूड पॉइजनिंग का केस हो जाएगा। तो सबसे पहले उसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उस मिल्क में उसे मारना पड़ता है, उसे खत्म करना पड़ता है। कैसे खत्म करेंगे, कैसे खत्म किया जाएगा? तो लुइस पैस्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि अगर दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री पर पानी खौलने लगता है, उतना जरूरी नहीं है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड यानी मैक्सिमम आधा मिनट तक गर्म कर दें तो दूध के अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब मर जाते हैं। अब इस प्रकार के दूध को पैस्चराइज्ड मिल्क कहते हैं और ये प्रोसेस पैस्चराइजेशन कहलाता है। अब देखे होंगे पैकेज्ड मिल्क जो आता है, सुधा का दूध जो आता है आपके घरों में, वो खराब नहीं होता। दुकानदार ने उसे गर्म तो नहीं किया लेकिन वो आ गया हमारे घर तक और वो खराब क्यों नहीं हो रहा? उसे जहां से पैक किया गया है, पैक करने के पहले उसका पैस्चराइजेशन कर दिया गया है, पैस्चराइज्ड मिल्क है वो। उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक के लिए गर्म कर दिया गया। अब उसके अंदर के माइक्रोब्स मर गए, अब उसकी पैकेजिंग करके उसे सर्कुलेट किया जा रहा है मार्केट में। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है, पैस्चराइजेशन। इन सारे हार्मफुल इफेक्ट्स के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर अब हम लोगों को डिस्कशन करना है, वो है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। हमने देखा कि ये माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे लिए कई प्रकार से हार्मफुल होते हैं। तो माइक्रोब्स हमारे अंदर डिजीज काउज तो करते हैं। अब ये डिजीज काउज कर रहे हैं तो उस डिजीज से बचने का भी उपाय होना चाहिए। तो कल हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स को मारते हैं, माइक्रोब्स से ही बने होते हैं और माइक्रोब्स को ही मार देते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिनको ये एंटीबायोटिक खत्म कर देता है, मारता है। यानी कि एंटीबायोटिक्स के लेने के बाद माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा माइक्रोब है जो एंटीबायोटिक से मरता नहीं है, खत्म नहीं होता है, वो है वायरस। वायरस के बारे में आपको शुरू से बताया जा रहा है, काफी डेंजरस ये होता है, काफी डेंजरस ये होता है। वायरस क्यों नहीं मरता है एंटीबायोटिक से, इसकी चर्चा आप लोग आगे भी करेंगे, क्लास 9 में भी इसकी चर्चा है। वायरस का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है कि वो एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। एक्चुअली वायरस के बारे में कहा जाता है कि वे
उनका आपके बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं उसी में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके चलते कभी कभी ऐसी स्थिति होती है ना कि कोई आतंकवादी किसी बस को हाईजैक कर लिया, अब हम उस पर गोली नहीं चला सकते हैं, उस पर बम नहीं मार सकते हैं। क्यों? हमें डर होता है कि हमारे अपने लोग जो बस में बैठे हुए वे भी मर सकते हैं। वही स्थिति है। ये वायरस हमारे सिस्टम, हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, हमारी जो फिजियोलॉजी है उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। और अब दवाई खाना बड़ा डेंजरस होता है, हमारी फिजियोलॉजी ही डैमेज हो जाएगी, हम ही मर जाएंगे वायरस के साथ साथ। तो वायरस को खत्म करने के लिए, वायरस के इन्फेक्शन को या ऐसे खतरनाक इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एक खास प्रकार की विधि अपनाई जाती है जिसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 2-4 मिनट और अधिक टाइम लेकर के इस स्टोरी को आपको सुनाते हुए इस चैप्टर को कंक्लूड करूंगा कि ये वैक्सीनेशन आया कहाँ से। एडवर्ड जेनर बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। एडवर्ड जेनर ने एक बार गौर किया, आप जानते हैं अभी एक चिकन पॉक्स फैलता है, बच्चों में ज़्यादातर होता है, जिसको माता जी कहते हैं लोग। तो ये चिकन पॉक्स कहलाता है, लेकिन पुराने ज़माने में इससे भी खतरनाक एक होता था जिसे स्मॉल पॉक्स लोग कहते हैं। उसे बड़ी माता जी या कुछ इस प्रकार से गांव में लोग कहते हैं। वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था वो चेचक। उसमें होता था, वो एक प्रकार का एपिडेमिक था, गांव का गांव साफ हो जाता था, सभी लोगों को हो जाता था, हाईली इन्फेक्शियस था, एक से दूसरे में चला जाता था, हवा से, कांटेक्ट से, किसी भी तरह से। लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे, किसी गांव में 10-20 को हो जाता था तो किसी गांव में स्मॉल पॉक्स फैला, चेचक फैला, तो उस गांव में एडवर्ड जेनर ने ऐसा महसूस किया, ऐसा ऑब्जर्व किया कि गांव के सभी लोगों को तो हो गया स्मॉल पॉक्स, कुछ बचे होंगे, कुछ मरे होंगे, लेकिन उसी गांव के एक ग्वाला के परिवार में किसी को नहीं हुआ। उसी गांव में एक ग्वाला का परिवार रहता था जिस परिवार में किसी को नहीं हुआ चेचक। सब ऐसे ही नॉर्मल रह गया, अपना काम करता रह गया। वैज्ञानिक किसी भी चीज को दूसरे वे में देखता है। आखिर क्या बात है कि पूरे गांव के लोगों को चेचक हो गया और इस परिवार में किसी को नहीं हुआ? उसने जाकर के जानने की कोशिश की तो पता चला कि कुछ ही दिन पहले उसके घर में एक गाय को चेचक हुआ था, जिसे काउ पॉक्स कहते हैं। और उस गाय को जब चेचक हुआ था तो ग्वाला का पूरा परिवार उस गाय की सेवा में लगा हुआ था और गाय को किसी तरह बचाने में सफल हुआ। और उसी के चलते उसे आज चेचक नहीं हुआ। तो क्या ये ईश्वर की कृपा मानी जाए? उसने गाय की सेवा की इसलिए उसे चेचक नहीं हुआ? तो विज्ञान तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है, वो तो दूसरे वे में इसको लेगा। एडवर्ड जेनर ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि गाय की सेवा करते करते ऐसा क्या हुआ होगा कि आज इसमें नहीं हो रहा है चेचक? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि गाय की सेवा करते करते इसके पूरे परिवार के शरीर में उस वायरस के प्रति एक शक्ति डेवलप हुई, एक ताकत डेवलप हुआ लड़ने का? कुछ ऐसी बात एडवर्ड जेनर के दिमाग में आई और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट लोग किस पर करता है? कुत्ता पर, बिल्ली पर, चूहा पर, अपने आप पर तो नहीं करता है। अभी हाल ही में एक डॉक्टर ने कोविड वाली दवाई, कोरोना वाली बनाई तो एक्सपेरिमेंट किया तो बेचारा खुद मर गया। साइंटिस्ट महान होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उन्होंने क्या किया, जिस किसी एक इंसान को हुआ था स्मॉल पॉक्स में बड़ा बड़ा फोड़ा होता था, चिकन पॉक्स में छोटा छोटा फोड़ा होता है, उसमें पस भर जाता है, वही उसी में वायरस है। एक सिरिंज में थोड़ा सा उसने खींच लिया वो पस, और थोड़ा सा वो पस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने बेटे के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ऐसा कोई करेगा एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे पर?
उसने अपने बेटे के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और उसे उसी माहौल में छोड़ दिया, उसी गांव में छोड़ दिया। देखते हैं इसे स्मॉल पॉक्स होता है कि नहीं। और हैरानी की बात है उसके बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। एडवर्ड जेनर ने दुनिया को बताया सिस्टम ऑफ इम्यूनाइजेशन, थ्योरी ऑफ इम्यूनाइजेशन। कहा कि जिस वायरस से आप डर रहे हैं उस वायरस का थोड़ा सा अंश अगर बचपन में ही, शुरुआत में ही बॉडी में इंजेक्ट कर दीजिए, डाल दीजिए, तो आपके बॉडी में उस वायरस से लड़ने की इतनी शक्ति डेवलप हो जाती है कि वो वायरस अब कभी आपके शरीर को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। यही प्रोसेस, यही इवेंट, यही प्रक्रिया इम्यूनाइजेशन कहलाती है। बाद में दवाइयां बनने लगी जिसका नाम वैक्सीन रखा गया और प्रोसेस वैक्सीनेशन कहलाया। ये वैक्सीनेशन का क्या है प्रोसेस? आज पोलियो की वैक्सीन, दर्जनों प्रकार के वैक्सीन बच्चों को दिए जाते हैं जिसे टीका कहते हैं हम लोग। क्या है इसका सिद्धांत? यही सिद्धांत जो एडवर्ड जेनर ने बताया। जब आप पोलियो ड्रॉप के रूप में 2 बूंद बच्चे को पिला रहे हैं तो उसमें पोलियो काउज करने वाले वायरस का कुछ अंश है। मैकेनिज्म क्या है? जैसे ही वो वायरस बॉडी के अंदर जाता है वैक्सीन के साथ, टीका के साथ, हमारे बॉडी में उस वायरस से हमारा पूरा बॉडी अलर्ट हो जाता है। उस वायरस से लड़ने की शक्ति डेवलप हो जाती है। थोड़ा सा ही चूंकि हमने दिया था उसे मार गिराता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। और अब वो इतना कॉन्शियस हो जाता है कि जब भी जीवन में कभी वो वायरस इन करेगा, एंट्री लेने की कोशिश करेगा, उसे मार गिराएगा। क्योंकि एक बार उसे मार गिराया है, उसे अनुभव प्राप्त हो गया है। एक्चुअली होता क्या है, आपने एंटीबॉडी शब्द सुना होगा। जब कोई भी माइक्रोब आपके बॉडी में इन करता है, प्रवेश करता है और आपके बॉडी को डैमेज करना शुरू करता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है। कोई भी माइक्रोब जब हमारे बॉडी में आया तो एक प्रकार का प्रोटीनस वीपन निकालता है, एक प्रोटीनस वीपन बनाता है, प्रोटीन का बना हुआ हथियार निकालता है जिसे एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन ही हमें डैमेज करता है। तो दुश्मन हमारे शरीर में प्रवेश करके एक अपना हथियार निकाल चुका है जिसका नाम है एंटीजन। तो हमारा बॉडी क्या करेगा? हमारा बॉडी बैठा तो नहीं रहेगा। तो हमारा बॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीनस वीपन बनाता है, उसके अगेंस्ट प्रोटीन का बना हुआ हथियार हमारा बॉडी भी बना रहा है। उस हथियार को हम कहते हैं एंटीबॉडी। यानी कि उस माइक्रोब ने, उस पैथोजन ने जो हथियार बनाया वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, उसका नाम एंटीजन है। हमने जो हथियार बनाया, हमारा भी हथियार प्रोटीन का बना हुआ है, वो एंटीबॉडी है। एंड देयर अकर्स अ फाइट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। दोनों में लड़ाई होती है। अगर एंटीजन मजबूत है, हमारा एंटीबॉडी कमजोर है, हम फल सब्जी कम खाए हैं, एंटीजन जीत जाता है और हम बीमार पड़ते हैं। अगर हमारा एंटीबॉडी मजबूत है, हमने बैलेंस डाइट खाया है, हमने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, हम फल सब्जी खाते रहे हैं, हमारा एंटीबॉडी जीत जाता है, एंटीजन हारता है, माइक्रोब्स मारे जाते हैं, दुश्मन मारा जाता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। यही रीज़न है कि क्लास में सारे बच्चे एक जैसे एंटीबॉडी वाले नहीं हैं, जिनका जैसा न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वैसा ही उसका हेल्थ स्टेटस भी है। जिसके बॉडी में एंटीबॉडीज ज़्यादा हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। इम्यूनाइजेशन भी वही होता है। जैसे ही आपने थोड़ा सा वायरस इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, चाहे वो ड्रॉप के रूप में या फिर इंजेक्शन के रूप में थोड़ा सा किया है आपने, लेकिन उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में इतना एंटीबॉडी तैयार हो गया शुरुआत में ही कि अब जब भी कभी वो, उस वक्त तो मार ही दिया, अब जब भी कभी वो वायरस आएगा तो हमने देख लिया है उसकी कमजोरी को, उसके स्ट्रेंथ को, हम उसका स्ट्रेंथ हमें पता है। हमारा एंटीबॉडी एक बार बन गया तो अब लाइफ लॉन्ग रहेगा।
और पहचान चुका है उस दुश्मन को, जब भी वो हमारे बॉडी में आएगा उसे मार गिराएगा। यही प्रोसेस है इम्यूनाइजेशन का, वैक्सीनेशन का, और इसी के आधार पर वैक्सीन्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की माइक्रोब्स के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हुई। इस 3 वीडियो को देख लेने के बाद हम समझते हैं कि आपको माइक्रोब्स के बारे में अब कहीं कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा। बहुत प्रकार की बातें आप जो पहले आप नहीं जानते होंगे वो आप जान चुके हैं। और एक टॉपिक इसमें नाइट्रोजन साइकिल का है। नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, और सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल ही नहीं, हम देख लेंगे इसमें से कुछ और कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल वगैरह भी है। तो सबको एक साथ हम लोग एक स्पेशल वीडियो में कभी देख लेंगे, और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हम समझते हैं कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसमें कहीं कुछ खास रहा नहीं है। अब आप टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। आपका 3 वीडियो हो चुका है। ऑनलाइन क्लास में हम लोग करीब करीब 10-12 घंटा इसमें पढ़ चुके हैं, काफ़ी लंबा चला है। तो इस चैप्टर को आप ख़त्म कीजिए, और अब हम लोग 3rd चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे।